हेलो गाइस। देखिए अपना लेक्चर नंबर 4 में जो कि प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा है और साथ ही साथ मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बताया है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या हो गए, हेड्रोसाइक्लिक क्या हो गए। और देन एरोमेटिक का सेगमेंट हमारा बाकी था तो वो एरोमेटिक का सेगमेंट हम कंप्लीट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। एरोमेटिक होते क्या है। तो देखिए कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल है। पहले वो समझिएगा कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कुछ रूल वहां पे सेटिस्फाइड होने चाहिए, उसने फॉलो करने चाहिए, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अदरवाइज कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो वो रूल क्या है या कंडीशंस क्या है कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए, तो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशंस है वो देख लीजिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। पहली बात ये है कि नॉन साइक्लिक होगा तो एरोमेटिक कभी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन से ध्यान में रखिएगा, उसमें 360 डिग्री का रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 360 डिग्री का रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, 360 का रेजोनेंस होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। मस्ट बी क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। मतलब प्लेनर का मतलब होगा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या जिस किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कि मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ही क्या होगा, वो प्लेनर होगा, तभी उसमें 360 का रेजोनेंस होगा लगातार। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान में रखिए यहाँ पे, दैट्स फॉलो दी। नेक्स्ट यहाँ पे एवरी एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। which molecule? साइक्लिक मॉलिक्यूल लिख सकते हो, लेकिन अब मॉलिक साइक्लिक तो बोल दिया है हमने। सो एवरी एटम्स इन मॉलिक्यूल इन ए कॉन्जुगेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेटेड। अब ये सवाल आता है कि कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है। कि जो हमने रेजोनेंस के लिए जो कंडीशंस देखे थे ना, 8-10 कंडीशंस थे मैंने आपको, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग में जो बताया था वही कंडीशंस है यहाँ पे भी वही कंडीशन लगने वाली है, बिल्कुल लगने वाली है। जो उसे ही कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बोला जाता है उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पहली कंडीशन क्या थी? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। देन सेकंड कंडीशन कौन सी थी? दैट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। जिस कंडीशन में रेजोनेंस होगा वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है, बिल्कुल अप्लाई होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन होगी वो होगी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए आप। फोर्थ कंडीशन क्या ले लीजिए आप? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। या फिफ्थ कंडीशन क्या ले लीजिए आप? दैट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर लोन पेयर ले लीजिए आप। या सिक्स कंडीशन मैंने आपको बताई थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर रेडिकल ले लो आप। या सेवन कंडीशन भी देख लीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये सारी कंडीशंस अगर होगी तो देखिए यहाँ पे मैं पहली बात बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा है कि 360 का रेजोनेंस होना चाहिए। इस तरीके से सर्कल में जिस तरीके से होगा उस तरीके से 360 का रेजोनेंस होना चाहिए। दूसरी बात, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और एवरी एटम इन शुड बी इन द कॉन्जुगेशन का मतलब ये होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और लास्ट बात सुनिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है दैट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दैट्स मॉलिक्यूल फॉलो दी हकल रूल। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? दैट इज हकल रूल। मॉलिक्यूल फॉलो दी हकल रूल। अब हकल रूल क्या है यहाँ पे? हकल रूल को उसने फॉलो करना चाहिए। अगर हकल रूल को फॉलो नहीं किया, ये ऊपर की चार कंडीशंस है, तो भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, उसे हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये चौथी बात भी है कि वो उसने हकल रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हकल रूल क्या हो जाएगा? दैट इज हकल रूल है, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए उसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही हकल रूल है। वेयर n जो है, n की वैल्यू उसमें 0 या 1 या 2 या 4 ये नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तभी यहाँ पे n की वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पे अगर किसी मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड दिस आर द नेचुरल नंबर अगर होगी तो ही कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? एरोमेटिक बोलोगे। अगर n की वैल्यू, देखिए यहाँ पे, चलिए वो भी बात बता देता हूँ यहाँ पे, अगर n की वैल्यू यहाँ पे आ जाए दैट इज 1/2 या फिर आ जाए
3/2 या फिर आ जाए 5/2 या फिर आ जाए 7/2, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या कहते हैं इन्हें? एंटी एरोमेटिक। तो कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? दैट इज 0 1 2 3 आनी चाहिए, तभी आप कंपाउंड को क्या बोलोगे? एरोमेटिक बोलोगे। तो बात समझ में आ गई? 4-5 कंडीशंस है, इसे ही रूल कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखिएगा कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरी बात 360 का रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरी बात कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ही तो प्लेनर होगा। ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसमें रेजोनेंस होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, अगर रेजोनेंस अगर बता रहा है तो, ठीक है। एवरी एटम इन अ मॉलिक्यूल शुड बी इन कॉन्जुगेशन, मतलब यही जो रूल मैंने बताया कि आपको 6-7 रूल, यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और नेक्स्ट है मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो दी हकल रूल। हकल रूल बोले तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 0 1 2 3 आनी चाहिए तो ही एरोमेटिक बोलोगे आप। अगर n की वैल्यू 1/2 3/2 5/2 7/2 आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हम दैट इज एंटी एरोमेटिक। एग्जांपल देखेंगे आप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, सिंपलेस्ट एग्जांपल से मेरे पास में यहाँ पे सबसे एकदम कॉमन एग्जांपल जो कि एरोमेटिक का है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। देखिए बेंजीन कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाए, इसे कहते हैं हम दैट इज बेंजीन मॉलिक्यूल या बेंजीन रिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल साइक्लिक है। पहली बात क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो अब देखिए 360 का रेजोनेंस होगा क्या? तो कॉन्जुगेशन देखिए है क्या? तो है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, मतलब कंडीशन हमारी यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही है। और एवरी एटम शुड बी इन कॉन्जुगेशन, मतलब वही तो बोल रहे हैं हम कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। अब सवाल आता है कि इसमें अभी देखिए मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है और sp2 हाइब्रिडाइज भी है, क्योंकि हर कार्बन एटम इसका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? प्लेनर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में ही तो मूव करेंगे, ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्लेन में ही मूव करना क्या होता है? आसान होता है, ऊपर नीचे वो मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये देखिए बेंजीन जो है ये हमारे पास में प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब सवाल आता है कि हकल रूल को फॉलो करता है नहीं करता है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास में 4n प्लस 2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड बोले तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब चलिए n की वैल्यू निकालिए। मैंने ये 2 इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 4n which is equals to 6 minus 2, 6 minus 2 बोले तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास n is equals to क्या होगा? 4/4। सो n is equals to कितना आ गया? 1 आ गया। तो n equal to 1 आ गया, तो मैंने अभी बोला है आपको कि n की वैल्यू अगर 0 1 2 4 अगर आ जाए तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो देखो ऐसे देखते हैं कि ये कंपाउंड क्या हो जाए मेरे पास? एरोमेटिक हो जाए। समझ में आ रही है? सिंपल बात है यहाँ पे। चलिए और भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक एग्जांपल्स है। जैसे यहाँ पे एक इस तरीके से एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, दिख रहा है आपको साफ साफ, मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे? साइक्लिक है। अब दूसरी बात 360 का कॉन्जुगेशन है क्या? देख लीजिए। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बोले तो कॉन्जुगेशन भी ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब 360 का रेजोनेंस होगा। अब सिर्फ हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है ये देखना है हमें। अब चलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देखिए यहाँ पे 4n प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगी? ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज के आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। लोन पेयर के भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने पड़ेंगे। आगे आगे आएगा, समझ में आएगा आपको। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखिए इस मॉलिक्यूल को भी क्या बोलोगे आप? दैट इज एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या होने वाला है? दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट और एक मॉलिक्यूल देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। ये मेरे पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस, पहले तो साइक्लिक है, एवरी एटम इज इन द कॉन्जुगेशन। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो 360 का रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज ही है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए ना, एक ही पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 4n
प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। अगर n की वैल्यू भी अगर 0 आ जाए तो भी ये कंपाउंड को क्या बोलोगे आप, एरोमेटिक। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही कि n की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो कंपाउंड क्या होने वाला है, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हैं। सिमिलरली और कई एग्जांपल्स है, देखिए आप, चलिए मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरे पास में एक एग्जांपल से, देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ऊपर क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH। अब ऑक्सीजन के पास में आपको पता है लोन पेयर होती है, क्या होती है, लोन पेयर। तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब 360 का रेजोनेंस हो सकता है इसमें, बिल्कुल होगा 360 का रेजोनेंस। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसे फिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, फिनॉल। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे बताइए, आप सोचिए जरा कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक ही नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिसिटी देखना ही नहीं। पहली कंडीशन बोले हमने कि इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो इस कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन साइक्लिक नहीं है, तो पहले ही कट गया। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, किसे क्या कहेंगे हम, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। समझ में आ गई बात। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे कहते हैं हम साइक्लोहेक्सीन। क्या कहते हैं इसे, साइक्लोहेक्सीन। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, देखिए आप, पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि साइक्लिक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है कॉन्जुगेशन। दिख रहा है आपको कहीं ये 6 में से कोई कंडीशन, 7 में से कोई कंडीशन जस्टिफाई हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब मेरे पास में एक मॉलिक्यूल और है, देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखिए पहली बात तो साइक्लिक है, पहली बात साइक्लिक है, और कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर दो सिंगल बॉन्ड अगर कंसेक्यूटिव आ जाए, एक के बाद एक आ जाए, तो वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। दोबारा से सुनिएगा, दो सिंगल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये कंपाउंड क्या होगा, दैट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है। क्यों प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये sp2 है, sp2 है, ये sp2 है, sp2 है, ये तो sp3 है। तो sp3 होगा तो कहां से प्लेनर होगा, वो तो टेट्राहेड्रल होगा। इसलिए तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले पढ़ाया। तो ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या बोलोगे, इसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और भी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, मूव करने वाले हैं उसके ऊपर। तो आप सबसे पहले तो ये कंडीशन ध्यान में रखिए, साइक्लिक होना चाहिए, 360 का रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट, फ्लैट होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, और एवरी एटम्स इन द कॉन्जुगेशन, तभी 360 का रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन में होगा तो ही 360 का रेजोनेंस होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाजू में हट जाता हूं। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए कि एरोमेटिक हो गया या नहीं हो गया। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या यहाँ पे साइक्लिक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब देख लीजिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्या रेजोनेंस के लिए कंडीशंस है, बिल्कुल है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देख लीजिए आप, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये दो और ये दो, और एक लोन पेयर भी कंसीडर करनी पड़ेगी आपको, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर रूल के हिसाब से क्या आएगी इनकी वैल्यू वहां पे, दैट इज 1 आ जाएगी। तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, दैट इज एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड भी क्या होगा यहाँ पे, एरोमेटिक। अब एक ये मॉलिक्यूल देख लीजिए आप, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन के पास की लोन पेयर चली गई। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है। अगर ये लोन पेयर अगर यहाँ से यहाँ, देखिए ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा सकती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब इसके पास तो लोन पेयर बची नहीं, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिया। 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। हमें पता है कि चारों के चारों क्या है, देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड बोले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और sp3 बोले तो नॉन प्लेनर, sp3 बोले तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, दैट इज नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे देखो, पहली बात तो यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी बात, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बिल्कुल फॉर्म कर सकता है। लोन पेयर अगर डोनेट कर दे तो ये 4 बॉन्ड बिल्कुल फॉर्म कर सकता है। इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल कितने हैं, यहाँ पे 6 है, और n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कार्बन तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 3 ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बात तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन है नहीं। कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिया, 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, करेगा भी तो कैसे फॉर्म करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बॉन्डिंग में चले गए, चारों के चारों यहाँ पे बॉन्डिंग में चले गए, तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 है तो नॉन प्लेनर है, क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है ना, दैट इज sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। नॉन प्लेनर है तो क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलोगे आप, नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है, सिंपल है कि नॉन प्लेनर होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। उसी तरीके से अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो साइक्लिक है, और 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो जाए, 2 सिंगल बॉन्ड हो जाए। 2 सिंगल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव आ जाए तो क्या होगा, दैट इज एरोमेटिक तो होगा नहीं वो, लेकिन एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 है, रखो वैल्यू n 4n+2 4n+2 सॉरी 4n+2 विच इज इक्वल टू क्या है 2। 2 में से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाए, 2 क्या चला जाए, सॉरी 2 इधर चला जाए तो क्या होगा, 2 यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। ये क्योंकि दो जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड साथ में आ गए, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन ही नहीं ना उसमें, तो एरोमेटिसिटी देखने के, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अब चलिए इस मॉलिक्यूल में देख लीजिए आप, साइक्लिक है, साइक्लिक है, रेजोनेंस भी हो रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखना पड़ेगा आपको एरोमेटिक है या नहीं है, एन की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है या 1/2 आ रही है, 3/2 आ रही है या 5/2 आ रही है। अब चलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर ले हम, तो टोटल कितने हैं, 4, देख लीजिए आपके सामने। चलिए रख दो यहाँ पे वैल्यू 4n+2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n+2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 2 इधर चले गए तो कितना बचा 2, तो दैट इज 2/4 2/4 तो 1/2। देखो ना आप, ये 2 इधर चले गए तो -2 हो जाएंगे, 4 - 2 = 2, और ये 4 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2, और 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आई है। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लीजिए यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 और ये 2, कितने नेगेटिव चार्ज के 2 पकड़ने पड़ेगा ना आपको, 4, तो वही केस आ रही है। तो n इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे 1/2, n इक्वल टू 1/2 है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा, प्लेनर तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। हकल रूल को फॉलो कर n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 3/2 5/2 7/2 अगर आ जाए तो उसे कहेंगे हम एंटी एरोमेटिक। देखिए प्लेनर तो है, बिल्कुल है प्लेनर हकल रूल में, लेकिन n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 3/2 5/2 7/2, तो एंटी एरोमेटिक। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है तो एरोमेटिक। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देख लीजिए आप, अब यहाँ पे देखो पहले ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो ये रेजोनेंस में गई क्या यहाँ पे लोन पेयर नहीं, तो इसे पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर मत कर देना। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो गए, पहली बात तो पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 1 होगी, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक। इसे पिरिडीन कहते हैं, क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। ठीक है, सो दिस आर द पिरिडीन। अब यहाँ पे देख लीजिए ये है दैट इज ऑक्टाटेट्राइन, इसे कहते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। क्या ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में देख लीजिए, पहली बात तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है,
पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हो गया 6, तो यहाँ पे 4n विच इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे n विच इज इक्वल टू 6/4, 6 बाय क्या हो गया 4 हो गया, 6/4 बोले तो 3/2, कितना हो गया 3/2, तो क्या होना चाहिए ये 3/2 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड जो है हमारे पास में, इसमें n पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 आ गई, 3/2 है तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। एक्चुअल में ये जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो है इसका शेप टब के जैसा हो जाता है, टब के जैसा मतलब ये देखिए यहाँ पे इसका शेप यहाँ पे बना देता हूँ। टोटल कितने कार्बन है इसमें 8 कार्बन है, तो चलिए इस तरीके से शेप हो जाता है इसका, यहाँ पे बना देता हूँ, देख लीजिए कुछ इस तरीके से, दिस शेप विच इज द टफ शेप, टफ होता है ना ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए 4 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है 4 डबल बॉन्ड हो गए, तो इस तरीके से शेप हो जाता है। शेप अगर इस तरीके से हो जाए तो कहाँ प्लेनर दिखाई दे रहा है आपको, प्लेनर है क्या, नहीं है प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर हो गया, ये क्या हो गया नॉन प्लेनर। देखिए आप बोलोगे सर कि यहाँ पे ये जो है ये हकल रूल को तो फॉलो कर रहा है, इसमें n की वैल्यू 3/2 आ रही है, लेकिन ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिक नहीं है वो, क्योंकि उसका जो शेप है वो क्या है नॉन प्लेनर है। अगर नॉन प्लेनर अगर वो शेप है उसका, तो वो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। गलती से भी एरोमेटिक मत बोल देना उसको, गलती से भी उसे एरोमेटिक मत बोल देना, क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, n की वैल्यू 3/2 आ रही है, लेकिन उसका एक्चुअल में शेप अगर देखोगे तो वो कैसा है नॉन प्लेनर है, तो उसे क्या बोलोगे आप नॉन एरोमेटिक। तो एक बात आपने समझ ली कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोनों भी प्लेनर होते हैं, दोनों भी क्या होते हैं प्लेनर होते हैं, और दोनों भी प्लेनर होने के साथ में एरोमेटिक में n की वैल्यू कितनी आती है 0 1 2 3, लेकिन एंटी एरोमेटिक में कितनी आती है 1/2 3/2 5/2 7/2, और जो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है वो सिंपली क्या रहेंगे नॉन एरोमेटिक रहेंगे। और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डिस्कस कर लेते हैं, और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे हम। अभी हमने थोड़ी देर पहले और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। अब सुनिएगा, अगर किसी बॉन्ड के टूटने से कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोबारा से सुनो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई कंपाउंड में रेजोनेंस होता है या कंपाउंड एरोमेटिक होता है, तो कंपाउंड में क्या होगा रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है उसको एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आती है। कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा उसमें क्या होगा रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से उस कंपाउंड में क्या आती है एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी आती है, ज्यादा की स्टेबिलिटी आती है। तो मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो क्या होना चाहेगा स्टेबल होना चाहेगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होना चाहता है, क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है। तो अब सुनिएगा कि मतलब वो क्या कोशिश करेगा कि उसमें रेजोनेंस हो, वो कंपाउंड एरोमेटिक बने। तो अब यहाँ पे सुनिएगा कि अगर किसी बॉन्ड के टूटने से, किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई बॉन्ड है, अगर उस बॉन्ड के टूटने से वो मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक होता है, वो कंपाउंड क्या होता है एरोमेटिक होता है, तो वो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, अगर किसी बॉन्ड के बनने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है तो वो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझिएगा, अगर किसी बॉन्ड के तोड़ने से और बनने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो वो बॉन्ड टूटेगा भी और वो बॉन्ड बनेगा भी, वो बॉन्ड टूटेगा भी और बॉन्ड बनेगा भी। इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एग्जांपल्स है, यहाँ पे मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, थोड़ा फिर से दोबारा से बना लेता हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये डबल बॉन्ड हो जाए और ये एक और मॉलिक्यूल हो जाए इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देख लीजिए आप, ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में, अभी नहीं बता सकता हूँ कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखिए आप इस बॉन्ड को देखिए, ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। अगर मैंने इस पाई बॉन्ड को अगर तोड़ दिया, इस पाई बॉन्ड को अगर मैंने तोड़ दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं इस पाई बॉन्ड को अगर तोड़ दूं तो दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में एक ही बॉन्ड बचेगा और ये नीचे तो एज इट इज होगा, नीचे क्या होगा एज इट इज होगा।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस हो रहा है 360 का रेजोनेंस। डबल बॉन्ड सिंगल, देखिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं n की अगर वैल्यू निकालूं यहाँ पे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अकॉर्डिंग टू हकल रूल के हिसाब से n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट भी देख लेते हैं, चलिए नीचे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ये मेरे पास में नीचे वाला पार्ट हो गया, तो आपको बात अब समझ में आएगी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन भी है। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन देखिए ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एरोमेटिक भी है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और क्या है यहाँ पे एन की वैल्यू भी 1 2 3 0 1 2 3 आ रही है। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे तो नहीं बता सकते कि एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन ये बॉन्ड टूटने की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो बॉन्ड टूटा क्यों, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने की वजह से इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और उसको एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली और एग्जांपल देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये एरोमेटिक है, तो तोड़ो बॉन्ड को, देखो आप रेजोनेंस होता है क्या, तो इस बॉन्ड को तोड़ दो आप। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो हमने तोड़ दिया उसको, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये एज इट इज रहेगा, ये क्या रहेगा O-, और ये क्या रहेगा हमारे पास O-। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है आपको साफ साफ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है आपको साफ साफ। कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, 360 का रेजोनेंस भी हो रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एन की वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 0। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा। तो वही बता रहा था मैं आपको कि अगर किसी बॉन्ड के टूटने से कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, दोबारा से बनाता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से, पहले भी अच्छे ही बना था। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या एरोमेटिक है, तो बॉन्ड को तोड़ के देखना पड़ेगा आपको, सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी यहाँ पे। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। तो पहले इस बॉन्ड को तोड़िए, दिख रहा है आपको, तोड़ दो यहाँ पे बॉन्ड को। बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, इधर देखिए आप, बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर। चलिए ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 और 2 6। ऊपर वाले नहीं देखना है, रिंग के अंदर के देखना है, ठीक है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखिए साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो देखिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है कि अगर किसी बॉन्ड के टूटने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो वो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर किसी बॉन्ड के बनने से अगर कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं, इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड होगा, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है।
मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताने वाला हूँ। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन अलाउड होता है, तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रोटेशन अलाउड होगा, ऊपर वाली रिंग का और नीचे वाली रिंग का रोटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, इट बिकम पोलर। इट बिकम, पहले क्या था, दैट इज नॉन पोलर दिखाई दे रहा है आपको ऑलमोस्ट, लेकिन बाद में बॉन्ड टूटने के बाद में क्या हो गया, पोलर हो गया। तो इट बिकम पोलर, इट बिकम क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा क्या होती है डायपोल मोमेंट वैल्यू। सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रोटेशन अलाउड है और ये मॉलिक्यूल बिकम क्या हो गया, पोलर हो गया। तो ये एग्जांपल्स है किसी बॉन्ड के टूटने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, तो वो एरोमेटिक होगा, वो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। समझ में आ रही है, क्योंकि एरोमेटिक बनने में, होने में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बॉन्ड के बनने का भी देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर दिख जाए तो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बॉन्ड के बनने का। यहाँ पे मेरे पास में है बोरॉन, यहाँ पे देखिए बोरॉन, यहाँ पे मेरे पास में है ऑक्सीजन। सिमिलरली ये हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाए, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाए, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाए, लोन पेयर। अब आप यहाँ पे देखिए आप कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, दिख रहा है आपको क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, लेकिन यहाँ तो सिंगल बॉन्ड दोनों है ना, दोनों एक साथ आ गए, तो आप क्या बोल दोगे, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ये जो बोरॉन है इसका पी ऑर्बिटल खाली है, इसका पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे 360 का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। 360 का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा आपके पास में, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें, 360 का रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ये बोरॉन का पी ऑर्बिटल खाली है। पी ऑर्बिटल मैंने बोला था आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पी ऑर्बिटल हो जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर पी ऑर्बिटल हो जाए, तो भी होने वाला है रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सेम यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन है, सॉरी एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरॉन, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरॉन। 3 नाइट्रोजन 3 बोरॉन, अब सही है, 3 नाइट्रोजन 3 बोरॉन। अब यहाँ पे देखिए इस बोरॉन के पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये बोरॉन के पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए इसे कहते हैं हम, दैट इज इसे कहते हैं B3N3H6, सही है, B3N3H6। और B3N3H6 को कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया इसके बारे में, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं यहाँ पे, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या देख लीजिए, क्या ये इनऑर्गेनिक बेंजीन एरोमेटिक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पी ऑर्बिटल खाली है, दिख रहा है आपको साफ साफ पी ऑर्बिटल खाली है, और यहाँ पे लोन पे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है ना। यहाँ पे देखो बोरॉन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया था, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक पी ऑर्बिटल तो खाली हुआ ना उसका, तो एक पी ऑर्बिटल खाली है। सिमिलरली यहाँ पे देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल खाली है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये बोरॉन का उसका एडजेसेंट, उसका भी लोन पेयर, पी ऑर्बिटल खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बात समझ में आ रही है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी 360 का रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको, बॉन्ड के टूटने से और बनने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है, तो वो बॉन्ड टूटेगा भी और वो बॉन्ड बनेगा भी। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनाया भी है मैंने, यहाँ पे अगर यहाँ तो देखिए यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, जिस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड के बनने से टूटने से कंपाउंड एरोमेटिक होता है, तो बॉन्ड बनेगा भी और बॉन्ड वो टूटेगा भी। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है हकल रूल के, कुछ 1-2 एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको बाद में पूरा जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का सेगमेंट 2 मिनट में फिर से आपको एक शॉर्टकट्स के थ्रू फिर से समझाने वाला हूँ। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए कुछ एक्सेप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं हकल रूल के। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक 10 एनुलिन है और एक 14 एनुलिन है। ये हकल रूल तो फॉलो करते हैं,
देखिए इसमें टोटल कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू 3 आएंगी। इसमें टोटल 7 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 पाई बॉन्ड है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 तो आ रही है, इसकी वैल्यू इंटीजर नंबर आ रही है, इनकी वैल्यू साइक्लिक भी है, सब sp2 हाइब्रिडाइज भी है, दिख रहा है आपको साफ साफ, ये देख लीजिए पहले आप, ये तो आपको sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा होगा। और टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 3 आएगी। तो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि देखिए यहाँ पे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी विजिबल है, देखिए आप, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी विजिबल है, 3। देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, इसका मतलब इसके पास में एक हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। सिमिलरली इस कार्बन की कितनी वैलेंसी विजिबल है, देखिए आपको दिख रहा है 3 विजिबल है, इसका मतलब इसके पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये देखिए ये दो हाइड्रोजन जो है दो कार्बन के, ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल, नजदीक नजदीक होने की वजह से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल होने की वजह से क्या होता है, ये दो रिंग है, ये दो रिंग है, ये आपस में ऐसी जुड़ी हुई है, ऐसी जुड़ी हुई है। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है, वो रिंग ऐसी बेंड हो जाती है, ऊपर की तरफ ऐसी हो जाती है। पहले ऐसी थी, फ्लैट थी, तो रेजोनेंस होगा, लेकिन वो रिपल्शन की वजह से ऐसी हो जाती है रिंग। समझ में आ गई बात, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो प्लेनर क्या हो गया, इसकी प्लेनरिटी लॉस होगी, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये दैट इज 10 एनुलिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर अगर है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। सिमिलरली इसे कहते हैं 14 एनुलिन, तो 14 एनुलिन भी क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, ये भी क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। जैसा हमने देखा था दैट इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, वो भी नॉन प्लेनर हो जाता है। एक्चुअली वो तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नॉन प्लेनर की वजह से नॉन एरोमेटिक होता है। ये तो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नॉन प्लेनर की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई। ये एक्सेप्शन है, किसके एक्सेप्शन है, हकल रूल के एक्सेप्शन है। अब सुनिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपाउंड अगर साइक्लिक है, चलिए मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। कंपाउंड अगर क्या है, साइक्लिक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, या तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। दूसरा भी क्या रहेगा, चलिए 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे। 3 पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी होगी वो क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक रहेगा। क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे 3 ही तो पॉसिबिलिटी है। एक होगा या तो एरोमेटिक हो जाए, या तो दैट इज एंटी एरोमेटिक हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक हो जाए। अगर एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। और हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं उसमें। मतलब n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, एंड सो ऑन। तो क्या बोलोगे आप उसे, एरोमेटिक बोलोगे। तो क्या बोलोगे उसे, एरोमेटिक। अब सुनिएगा कि एंटी एरोमेटिक भी क्या होते हैं, प्लेनर ही तो होते हैं। एंटी एरोमेटिक बिल्कुल होते हैं प्लेनर। एंटी एरोमेटिक भी क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। लेकिन इसमें जो 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें n की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है, या फिर 3/2 आती है, या फिर 4/2 आती है, या फिर सॉरी 4/2 नहीं, दैट इज 5/2 आएगी, या तो फिर 7/2 आएगी, एंड सो ऑन। तो उसे क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कहेंगे। अब यहाँ पे नॉन एरोमेटिक में क्या होते हैं, ये तो नॉन प्लेनर ही होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर। क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेनर। अब हकल रूल का तो कोई सवाल ही नहीं आता, नॉन प्लेनर है तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। अब एरोमेटिक के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोबारा से देख लो, एरोमेटिक के एग्जांपल और बता देता हूं, आपने लिख लेना। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी देखिए आप, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक तो अभी बताया, एंटी एरोमेटिक भी बताया, ये देख लीजिए आप, साइक्लो 1,3 बेटाडाइन, ये एंटी एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये भी तो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी देखो आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको देखिए कितने सिंपल वे में मैंने यहाँ पे बता दिया कि साइक्लिक अगर है तो यहाँ पे देखिए वो तो एरोमेटिक हो सकता है या
एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो साइक्लिक अगर प्लेनर है और एन की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है तो एरोमेटिक कहेंगे। प्लेनर है, एन की वैल्यू 1/2 3/2 5/2 आ रही है तो एंटी एरोमेटिक कहेंगे। नॉन प्लेनर है तो नॉन, दैट इज क्या बोलोगे आप जिसे, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गई बात आपको। एरोमेटिक क्या होते हैं, तो देखिए एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। दूसरी बात 360 का रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरी बात प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। चौथी बात हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करना चाहिए उसने। और पांचवी बात उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, तो ही तो 360 का रेजोनेंस होगा, तो ही कंजुगेशन होगा, तो ही रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो दिस आर ऑल अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड। अब सुनिएगा कि जिसमें बेंजीन होगी, बेंजीन न्यूक्लियस होगा, उसे कहेंगे बेंजोनेट। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेंजोनेट एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कहाँ बेंजीन है, दिख रही है क्या आपको बेंजीन? नहीं दिख रही है ना, तो इसे कहते हैं नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड। इसके आगे के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद में हम नॉमेनक्लेचर के, फंक्शनल ग्रुप होने के बाद में नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके लिए कुछ रूल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर के बाद में हम आइसोमेरिज्म पे बढ़ जाएंगे। फिर आइसोमेरिज्म चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चलेंगे, देन हैलो अल्केन चलेगा। ठीक है, थैंक यू।